तो नीतीश के प्रति इसलिए नहीं कोई भी पब्लिक का विरोध दिख रहा है, कि वो पीछे का जो वो शासन रहा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार का सबसे काला दिन वो गुजरा था, तो उसको जब याद करते हैं तो उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी आज 75 की उम्र भी पूरा करते हुए भी ज्यादा बेहतर है। जो प्रेशर चल रहा है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो यही चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, और इसके लिए एक प्रयास की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 115 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। कि इस बार यदि एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो आप मुख्यमंत्री के तौर पे क्या दोबारा नीतीश कुमार को देखना पसंद करेंगे? 85% लोगों का कहना है कि इस बार नए नेतृत्व के साथ बिहार में एनडीए को सरकार बनानी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि जो कुछ चीजें वहां आम जनता के बीच में दिख रही है, सुनने को जो मिल रहा है कि मुकेश सहनी भी हो सकता है कि वो चुनाव के पहले एनडीए बोर्डर के एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आरजेडी के साथ जाने से उनको कहीं न कहीं सीटों का नुकसान होगा। दो पर्सनैलिटी जो इस चुनाव के अंदर बहुत मैटर करती है, क्या निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़े या न लड़े, हो सकता है पिताजी की तरफ बैकडोर से आए, लेकिन वो इस बार चुनाव के बाद की भूमिका उनकी तय है कि वो भूमिका निभाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस सोशल मीडिया मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार, अगला चुनाव बिहार में है और मेरे पास लगातार कई सारे सुझाव आ रहे हैं कि बिहार पर लंबी बात होनी चाहिए। तो बिहार का आज का मूड क्या कहता है, बिहार में किस तरह के राजनीतिक हालात है? 25 से 30 फिर से नीतीश, क्या ये होने वाला है? या 20 के बाद चचा अब नहीं? ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई 25 के बाद चचा अब नहीं चलेंगे। कौन ज्यादा ब्रांड इलेक्शन में ज्यादा मजबूत है, नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार आगे हैं या तेजस्वी यादव आगे हैं? आरजेडी का अलायंस कहां पे बढ़ रहा है? ये बिहार का जो सोशल इक्वेशन है ये पूरा का पूरा जाति के ऊपर आधारित है। क्या वोट बैंक, वोट बेस जो जाति के ऊपर आधारित है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस का बन रहा है, या आरजेडी भी कुछ जातियां अपने साथ जोड़ रही हैं? क्या यह चुनाव तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार होने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेट्राइज नाम की संस्था है, मेरे साथ कई सारे एग्जिट पोल, ओपिनियंस पोल किए हैं मनोज कुमार सिंह जी ने, वो इस वक्त मेरे साथ है। मेट्राइज संस्था के संस्थापक है और इन्होंने ही सबसे पहले मुझे कहा था कि दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल की हारने की पूरी संभावना है। भाई जो पोलस्टर होता है वो तो संभावना के ऊपर ही बात करता है ना, अंतिम फैसला तो जनता का होता है। उसी के आधार पर मैंने कई जगह कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं महसूस कर रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी का असर होने वाला है अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन बिहार में क्या, बिहार में क्या गाड़ी उसी तरह से चलेगी जिस तरह से हम 2005 से चलते हुए देख रहे हैं? 2005 में मैंने पहला वो इलेक्शन कवर किया था जिसमें नीतीश कुमार पहली बार सत्ता के अंदर आए थे, और आज 2025 है, 20 साल से एक शख्स मुख्यमंत्री है। क्या एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लिए काम करेगी? मनोज जी, कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है नीतीश कुमार जी के लिए आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी के बारे में, कि नीतीश जी के इंडियन करेंसी तब दिखाई ज्यादा पड़ेगी जब उनके सामने कोई बड़ा नेता उस तरह का दिखे। जहां तक आरजेडी से तेजस्वी की बात है, लोग कहते हैं कि उन्होंने काफी कवर किया, अपने पिता के विरासत को संभालने में काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन वो जहां तक वोट का होता है कि कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, वो बनते हुए नहीं दिख रहा। दीपक जी, जो आपने कहा कि कुछ जातियां एड ऑन होनी चाहिए हमारे साथ तभी हम जाएंगे, सिचुएशन वही है। आप जिस तरीके से देखेंगे कि बिहार में बना हुआ है आरजेडी के साथ, जो उनके पिताजी के साथ जुड़ी हुई थी जातियां, मुस्लिम है और यादव, जिसके वोट बैंक पे उनका एक तरफा शासन था, और उस समय शासन में माने आरजेडी के साथ कहिए कि नीतीश का भी समर्थन था जब वो सत्ता में आए थे तब। उसके बाद जब बिखराव हुआ और धीरे धीरे बिखराव होता चला गया, और उसके बाद जब नीतीश ने पूरी तरह 20 साल पहले जब उन्होंने सत्ता को संभाला,
तो उस स्थिति में आज वहां से लेकर आज तक आरजेडी के पास ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि जो वो अपनी जातियों के बाद जो उनकी पार्टी की जातियां हैं जो वोट करते हैं उसको जोड़ पाए। और यही नहीं, आरजेडी के अंदर के जो यादव वोटर हैं, और पिछली बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है आरजेडी में सबसे ज्यादा यादव जीत कराए थे, तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक संख्या जीत कराई थी, जितने लोगों में से जीत के दिए थे उसमें से यादव कैंडिडेट जीत कराए थे। तो ऐसे स्थिति में मुझसे पूछिएगा तो नीतीश के प्रति इसलिए नहीं कोई भी पब्लिक का विरोध दिख रहा है, कि वो पीछे का जो वो शासन रहा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार का सबसे काला दिन वो गुजरा था, तो उसको जब याद करते हैं तो उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी आज 75 की उम्र भी पूरा करते हुए भी ज्यादा बेहतर है। भले कुछ चीजें भूल जाते हैं, कभी ताली बजा लेते हैं, कभी कुछ उसको कर लेते हैं, लोग उसको माइनस कर देते हैं, वो गलतियों को भूल जाते हैं। और आप एक चीज जान लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर जुड़े हुए हैं। मुझसे पूछिएगा तो भारत में ये जहां बिहार की बात करूंगा तो एनडीए का सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से अलायंस आज भी काम करता है। ठीक है। अब मैं आपसे आपने बताया कि आपका ट्रैकर बिहार में मेट्राइज का चल रहा है, तो आप जो जानकारी दे रहे हैं वो ग्राउंड पर इस वक्त क्या हो रहा है उसके आधार पर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का के खिलाफ किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि तेजस्वी यादव, जिन लालू के कारण तेजस्वी यादव आज चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार या उम्मीदवार बन के चुनाव मैदान में उतरेंगे, अभी तक तो इस बात की पूरी संभावना है, उन्हीं पिताजी के कुशासन के चलते वो नई अपॉर्चुनिटी भी नहीं बता पाएंगे। यही आपका ट्रैकर इस वक्त कह रहा है। 100%। मैं आपको बताया भी था कि ये चीजें उनके लिए नुकसानदेह हो रही। आप कुछ दिन नीतीश के साथ बैठकर एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी आरजेडी का सत्ता में आना हुआ, बिहार में क्राइम बढ़ा। और वो क्राइम जब उस समय बढ़ा, जब ये जैसे ही उप मुख्यमंत्री का इन्होंने ओथ लिया और उसके बाद से जिस तरीके से बिहार में क्राइम बढ़ा, और वो आज अभी तक दिख रहा है लोगों का। यही बात को लग रहा है कि कहीं हम उस बिहार को उस जगह न लेकर जाए जो लालू यादव ने अपने शासनकाल में छोड़ा था। आज आप जाइए बिहार में, घूमिए, सड़कें गांव गांव, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे स्टेट में उतनी अच्छी सड़कें नहीं है जो गांव पे बनाए हैं उन्होंने। बहुत जगह सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई है, बिजली रहने लगा है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। और दीपक जी, एक चीज जान लीजिए, अभी आज उत्तर प्रदेश का निकला है +2 और 10th का रिजल्ट। बिहार ने आज से 20 दिन 25 दिया, जहां पे कहा जाता था कि वहां के सेशन 1 साल 2 साल लेट चलते थे। आज बिहार सबसे पहले अपने बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को उसने घोषित कर चुका है, यानी कि अब बच्चों के पढ़ने के लिए माहौल भी एक अच्छा मिला है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जो जो कंप्लेन बिहार से आती है कि बिहार का जो समेकित आर्थिक विकास था वो नहीं हुआ, ना वहां पर इंडस्ट्री आई, ना वहां पर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट लगा, ना इस तरह की कोशिश हुई। और ये भी नीतीश कुमार के आलोचक ये कहते हैं कि वो तो पूरे वक्त इसी बात में व्यस्त रहे कि आज आरजेडी के साथ लड़ ले, कल फिर वापस बीजेपी के पास चले जाए, फिर आरजेडी के साथ आ जाए, इंडिया गठबंधन बनाने लगे, फिर वापस बीजेपी के पास चले जाए। तो नीतीश कुमार की ये जो पलटने वाली छवि है, क्या इसका इम्पैक्ट आपको फिलहाल चुनाव के अंदर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, दो तीन चीजें हैं। आप एक सिर्फ उनके पार्टी के अंदर या उनके विचारों को लेकर आप जो व्यक्त कर रहे हैं, मैं एक तीसरा चीज भी जोड़ूंगा। जो आम जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी के शासनकाल में वहां का ब्यूरोक्रेट की काफी पकड़ हो गई है। और आज के डेट में दीपक जी बता दूं कि जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के, आप चाहे किसी भी ललन सिंह को ले लें, संजय झा को ले लें, या किसी के नेता को आप ले लें, विजय चौधरी को ले लें, श्रवण कुमार को ले लें, सबको ले लें, आज के डेट में सारे लोग एक ब्यूरोक्रेट के अंदर में काम कर रहे हैं। और जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से पार्टी को या नीतीश कुमार को अपने कब्जे में, जो इसको ऊपर बार बार तेजस्वी जी ध्यान भी आकर्षित करा रहे हैं। और ये बिहार में देखने को मिल रहा है
कि एक प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से पार्टी को संचालित कर रहा है। ऐसे स्थिति में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए, पहले आरपीएनसी की बात आती थी कि उन्होंने भी किस तरीके से नीतीश जी को अपने कब्जे में रखा था और पूरी तरह से पार्टी को संचालित कर रहे थे। आज एक दूसरा व्यक्ति आ गया है, तो इसके कारण से कहीं न कहीं पार्टी के अंदर एक तरह से कहिए कि विरोधाभास से जो दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर में है। रही बात की लोगों का डेवलपमेंट की बात है, ये सोचने का कि नीतीश जी बदल जाएंगे और ये करेंगे, वैसी स्थिति के बावजूद मैंने क्या बोला कि बहुत सारी बुराइयां एक बुराई के कारण छिप जा रही है, और वो लालू का जो शासन है और इनकी बदलने की प्रवृत्ति का, जिससे कह रहे हैं कि वो एक पावर सेंटर अपने पास रखना चाहते हैं नीतीश जी, एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं, सीटों की बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं, बीजेपी के साथ सत्ता की बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में वो स्थिति नहीं दिख रही कि अपने बलबूते में किसी तरह का कोई परिवर्तन ला दे। तो जब हमारी जरूरत है तो उस स्थिति में नीतीश जी अपने हाव भाव को प्रकट करते रहते हैं, और इस प्रकट के द्वारा ही, अपने विचारों को प्रकट करने के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की एक कोशिश करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये पावर गेम चल रहा है। इससे जनता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ हंसी मजाक के रूप में बिहार के हर चौराहे पे नीतीश चाचा के बारे में इस तरह की कहावतें मिल जाएंगी। कहावतें तो हो रही हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ही चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा, तो चर्चा कुछ भी चलती रहे और नेताओं के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा तो चलती ही रहनी चाहिए। मैं तेजस्वी के बारे में, क्या तेजस्वी अपने पिता का बैगेज नहीं हटा पाए? 2020 का चुनाव याद करिएगा, तेजस्वी ने उनको पोस्टर में नहीं उतारा, तेजस्वी ने अपने पिता का पोस्टर नहीं लगाया, राबड़ी जी का पोस्टर नहीं लगाया। क्या जो तेजस्वी ने 2.0 की छवि देने की कोशिश की, देखिए हमने तो नौकरी दे दी, हम तो विकास का काम करते हैं, हम तो विकास की बात अब करेंगे, क्या उस जो मेक ओवर करने की कोशिश तेजस्वी ने अपने आप की बात की, उसका कोई बिहार के ग्राउंड पर कोई असर दिखाई दे रहा? मैंने बताया ना कि देखिए, बहुत सारी अच्छाइयां जो होती है एक बुराई के कारण छिप जाती है। इन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का यही मानना था कि वो नीतीश कुमार का अपना एजेंडा था जिसको तेजस्वी लागू कराना चाह रहे थे, चाहे नौकरी के थ्रू हो, ये हो। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिगड़ी, उसके बाद से लोगों को ये डर सताने लगा कि क्यों आरजेडी के सत्ता में आने के साथ ही इस तरह की चीजें होने लगी। तो ये चीजें जो मन में आता है, आज यदि मैं उत्तर प्रदेश का बात करूं तो एक लॉ एंड ऑर्डर के अंदर पे आप देखेंगे कि कितने भी उद्योगपति हैं, आम जनता है या महिलाएं, वो सीधा एक बोलती हैं कि योगी जी क्या कर रहे हैं और पार्टी उनके साथ क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, उनका लॉ एंड ऑर्डर पसंद है। और इसलिए, और यही देखेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया था। तो बिहार में एक चीज जान लीजिए कि वहां का जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य बना हुआ कि कहीं इंडस्ट्री बैठाने की बात आती है, तो उस तरह का माहौल वहां पे नहीं बन पाया था। जैसे आप उत्तर प्रदेश में खोजेंगे तो बहुत सारी ऐसी जमीनें मिल जाएगी जहां पे बन जाए। यदि मैं नोएडा का ही बात करूं, जेवर का बात करूं, आगरा तक की बात करूं, तो ये वैसी जमीनें थी जहां पे फसलें बहुत अच्छी उपज नहीं दे पाती थी। लेकिन बिहार की जो जमीन है, जो उपज है, जो वहां पे एग्रीकल्चर का है, उसे आप इंडस्ट्री के रूप में ले आकर बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वहां पे सबसे बड़ी जरूरत जो है वो ये जरूरत है कि लोगों को, किसानों को अच्छी फसल उपजे, उसके लिए आप खाद की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें, उनके समर्थन मूल्य का ज्यादा आयोग करें, तो वो ज्यादा पसंद करेगा। और जान जाइए कि बिहारी वो तो पढ़ना जानता है, उसके लिए दिल्ली ज्यादा अच्छा लगता है, इलाहाबाद ज्यादा अच्छा लगता है। तो बिहारी जो लड़के आज के डेट में हैं, उन्हें खेती और इंडस्ट्री में काम करने से ज्यादा पहले लगता है कि हम ब्यूरोक्रेट में कोई अच्छे पद ले लें और वहां जाकर करें। और यही कारण होता है कि देखते होंगे कि जब बिहारी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप सर पे चावल और आटा लेकर उस बिहार से यहाँ लाते हैं देने के लिए कि बेटा तुम ये लो, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो वैसे स्थिति में बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं बन रहा है कि जो वहां पे एजुकेशन का, हायर एजुकेशन की जो बात करें, तो जब तक आप उसको नहीं स्थिर वहां कीजिएगा,
तब तक दीपक जी पलायन नहीं रुकेगा, वहां पे तब तक रोजगार नहीं आप पैदा कर सकते, बड़े इंडस्ट्री नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों की सोच बन गई है नौकरी की, आज गुजरात में लोग पढ़ाई करते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे एक बिजनेस खड़ा करना है। हम पढ़ते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी लेनी है, चाहे वो जैसी भी हो, या आईटी सेक्टर में हो, या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या जुडिशियल में हो, तो वो इस तरह का चुनाव होता है। तो ये कारण है कि वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं बढ़। लेकिन अभी जिस तरह से मखाना का इन्होंने किया कि मखाना बोर्ड का गठन करके, उसको लेकर काफी वहां पे उत्साह दिख रहा है और किसान बहुत प्रसन्न है कि हमारा मूल्य भी अच्छा मिलेगा, बाजार भी अच्छा मिलेगा, और इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, चुनाव में भी पड़ेगा दीपक जी इसका इम्पैक्ट। ठीक है। अब मैं 2020 के चुनाव परिणाम बता देता हूं। इसमें क्या हुआ था, सरकार बनी थी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की। राष्ट्रीय जनता दल को 23.11% वोट मिला, टोटल 75 सीटें मिली। बीजेपी को 19.46% वोट मिला, टोटल 74 सीटें मिली। जेडीयू को 15.39% वोट मिला, टोटल 43 सीटें मिली। कांग्रेस को 9.48% वोट मिला, टोटल 19 सीटें मिली। 70 लड़ी थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 5.66% वोट मिला, सिर्फ एक सीट जीती। बीएसपी को 1.49% वोट मिला, एक सीट जीती। एआईएमआईएम को 1.24% वोट मिला, 5 सीटें जीती। सीमांचल की सभी सीट जीती थी ये। और ज्यादातर इनके जो विधायक थे जो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। सीपीआई को 0.83% वोट मिला, 2 सीटें जीती। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआईएम है उसको 2 सीटें मिली और 0.65% वोट शेयर। तो ये महागठबंधन और जो है, मैंने एनडीए का पूरा गणित बताया। अब लोकसभा चुनाव में क्या होता है, एनडीए को 47% मत मिलते हैं, महागठबंधन को 39% वोट मिलते हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं लोकसभा की, 30 एनडीए को मिलती है, 9 इंडिया अलायंस जीतता है और एक पप्पू यादव के खाते में जाती है। तो अब अभी आप वोट शेयर को लगभग इसी तरह डिवाइड होते देख रहे हैं, या इसमें किसी तरह का परिवर्तन होगा? आपका ट्रैकर और आपका सर्वे क्या कहता है? देखिए, जातियों का जहां तक बात है तो जो सिचुएशन है वही रहेगा, और उसमें बहुत सारा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश ये करेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने को दिया जाए, और वो जेडीयू के साथ इसी बात को बैठकर वो करेगी। जिस तरीके से लोग कर रहे हैं कि भाई अभी उनका चेहरा नहीं घोषित करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे दीपक जी, जो प्रेशर चल रहा है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो यही चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, और इसके लिए एक प्रयास की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 115 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे 110 सीटों से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे स्थिति में आप देखिएगा कि सिचुएशन काफी बदलते हुए दिखेगा। अब जातिवाद भी मैं बता दूं कि किस तरीके से किस पार्टी में जातियां जीत कर आई थी। तो मैंने जेडीयू से 9 स्वर्ण जीते थे, 8 दलित जीते थे और 6 यादव जीते थे, और 20 जो थे वो अति पिछड़े ओबीसी से जीत कर आए थे। और उसके पीछे का कारण यही था कि उनके साथ जो महादलित उन्होंने बनाया था वो 7 इनके थे, और उन्होंने 20 सीटें जिता कर लाई थी। हमने जो लड़ा उसमें से 3 उनके दलित थे, 1 स्वर्ण जीत कर आए थे। और वही देखिए, भाजपा से 7 यादव, 8 बुनियाद, 13 राजपूत, 5 पंडित, 3 कायस्थ, 4 ओबीसी, 14 बैस, ईबीसी, सॉरी 4 ईबीसी, कुर्मी 6, और एसी एसटी से 10 प्रत्याशी जीत कर आए थे। और जहां मैं बात कर रहा हूं कि आज आरजेडी के पास जो यादव हैं, तो वो प्रत्याशी भी जीतकर उसी स्थिति में आए थे कि 144 सीट लड़े थे, जिसमें से 36 यादव जीतकर उनके पास विधायक के रूप में आए थे। और जहां तक राजपूतों की बात हो, 5 आए थे, ब्राह्मण मात्र 2 आए थे, भुनियार 1 आए थे। तो अति पिछड़ा वर्ग जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि नीतीश जी का अपना वोट बना है, उसके मात्र इनके पास 5 प्रत्याशी जीत कर आए थे। और दलित की बात करते हैं तो उस समय 8 ही जीत कर इनके पास आए थे। तो ये जातियों के हिसाब से भी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारी पकड़ किन जातियों पर कितनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का जो बना हुआ है अलायंस, वहां एनडीए अलायंस बना हुआ, मुझे तो लग रहा है कि जो चीजें वहां आम जनता के बीच में दिख रही है, सुनने को जो मिल रहा है, कि मुकेश सहनी भी हो सकता है कि वो चुनाव के पहले एनडीए फोल्डर के एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आरजेडी के साथ जाने से उनको कहीं ना कहीं सीटों का नुकसान होगा। उनको पता है कि हम कम से कम सीट पे भी चुनाव लड़कर ज्यादा उम्मीदवार जिता कर लाएंगे,
जबकि आरजेडी के साथ रहेंगे तो हमें सीटों की संख्या ज्यादा मिलेगी, लेकिन हमारे प्रत्याशी कम जीत कराएंगे। तो ऐसे स्थिति में हो सकता है कि चुनाव के पहले, जहां तक पिछली बार जैसे हुआ था कि हम के मुकेश सहनी चले आए थे, तो इस बार भी इस तरह का कुछ बदलाव होते हुए दिखेगा। तो बीजेपी इस चुनाव में बड़ा भाई बनेगी, यानी ज्यादा सीटें बीजेपी लड़ना चाहेगी। अगर ज्यादा लड़ना चाहेगी और ज्यादा जीत जाती है, वैसे जीती तो पिछली बार भी ज्यादा थी, जी नीतीश कुमार क्या फिर जी। भी मुख्यमंत्री बनेंगे? और बीजेपी बड़ा देखिए, भाई ये तो होगी, इसका बीजेपी, विश्वास है आपको? नहीं, ये विश्वास मैं नहीं व्यक्त कर सकता हूं। जब आप पे और हम आम जनता के पास नहीं है, तो मैं उसको क्यों करूं। ये चुनाव का बाद का निर्णय और बीजेपी का निर्णय है कि बीजेपी क्या करती है। लेकिन दीपक जी, एक बात बता दूं, इस पूरे घटनाक्रम में, कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में बिहार में सबसे बड़े पार्टी के रूप में आएगी, ये निश्चित है। ये मेरा आपका इस पूरे प्रकरण में एक चीज, आज मैं अभी वोट परसेंटेज किन लोगों पे कितनी मुद्दों पे मिल रहे हैं, वो मैं डिस्कशन नहीं कर, लेकिन इतना आपको जरूर बता देता हूं कि 2025 के चुनाव का जो रिजल्ट घोषित होगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। ठीक है, आप सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी ये कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का दावा नहीं करेगी? आपको लगता है पीछे रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी? आपको ग्राउंड स्थिति क्या कहती है, आपका सर्वे क्या कहता है, और लोग क्या चाहते हैं? देखिए, लोग क्या ये चाहते हैं कि नहीं बीजेपी मुख्यमंत्री बना ले? क्योंकि पिछली बार भी आप याद करिए, पिछली बार की कैंपेन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। नीतीश कुमार का एक भी तस्वीर 2020 के चुनाव में एनडीए के पोस्टर में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। बहुत सारी बातें हुई थी, और उसके बाद में जब सरकार बनी, नीतीश जब मुख्यमंत्री बने, फिर वो जब चले गए आरजेडी के साथ, फिर जब वापस आने की बात हुई, तो ये भी हुआ कि नीतीश को मुख्यमंत्री के हटाया जाएगा। ललन सिंह वाला आपने प्रकरण देखा, फिर अध्यक्ष से हटाया गया था। देखिए, जब जनता के बीच में हम जाते हैं, तो एक हमारा टेकर में क्वेश्चन है कि इस बार यदि एनडीए की सरकार बिहार में बनती है, तो आप मुख्यमंत्री के तौर पे क्या दोबारा नीतीश कुमार को देखना पसंद करेंगे? 85% लोगों का कहना है कि इस बार नए नेतृत्व के साथ बिहार में एनडीए को सरकार बनानी चाहिए। ये पब्लिक का एक तरफा है। ये बनेंगे नहीं बनेंगे, ये पार्टियों का निर्णय है, एनडीए फोल्डर का, दीपक जी है। लेकिन जनता भी चाहती है कि यंग लोगों के अंदर इस तरीके से दिया जा सकता, और देना भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक शासन में यदि आपको खेलना है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को तो लेकर आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में, मैं ये कहूंगा कि आप नीतीश के जो बदौलत खड़े हैं, आपने एक बड़ा डिसीजन महाराष्ट्र में लिया, एकनाथ शिंदे को किया और अपने मुख्यमंत्री को बनाया। आप अब साबित कीजिए कि एक अच्छे मुख्यमंत्री को मैंने दिया है, अच्छा डेवलपमेंट करेंगे स्टेट में, और इसी तरीके से यदि बिहार में भी आप परिवर्तन करते हैं और अपने पार्टी से या किसी को लेकर आते हैं, तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें नीतीश से बेहतर शासन वहां दें। और ये करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक रही जनता की बात, तो जनता चाहती है कि नए नेतृत्व के रूप में इस बार बिहार में एनडीए सरकार बनाए। मैंने जिन लोगों से बिहार की राजनीति समझी, उसमें बड़े बड़े स्टॉलवर्ड थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, अ, कुछ हद तक जी नीतीश कुमार से समझी, ये भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा अगर बड़े स्टॉलवर्ड्स की बात करूं तो प्रमोद महाजन थे, और अरुण जेटली थे, जो बिहार की राजनीति का जो है क ख ग घ ए से लेकर जेड तक सब जानते थे। उनका कहना था, जो मजबूत कास्ट इक्वेशन बनाता है, जिसका कास्ट का कलाइडोस्कोप बड़ा होता है, जो सभी जातियों को अपने में जोड़ने की ताकत रखता है, वही बिहार का चुनाव जीतेगा। तो आरजेडी का मूल वोट बैंक है मुस्लिम यादव। पहले कुछ कुछ जो है, क्योंकि उसका वर्चस्व हुआ करता था और कुछ जातियों के वो कैंडिडेट को दे देता था टिकट, तो वो वोट भी जुड़ जाते थे। और पहले इतनी पोलिंग भी नहीं होती थी, तो मुस्लिम यादव जो दबंग जातियां थी वो वोट डालकर आ जाती थी, आरजेडी लगातार जीत जाती थी। क्या अब आपको लगता है कि मुस्लिम यादव के अलावा और जाति को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव? नहीं, मैंने कहा कि ये शुरू से ये समस्या है आरजेडी के पास। एडॉन कौन सी जातियां हुई हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। जैसे लोग बार बार कहते हैं कि जो भी सर्वेयर एजेंसियां होती है, कुछ लोगों के बीच में जाती है, पूछती है किसी को फायदे पहुंचाने के लिए, लेकिन वो जब भी भाषणों में अपने ये बताएं तो कि हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं।
आज के डेट में लोग प्रशांत किशोर जी की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जन सुराज पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी एजेंसी का सर्वे भी आया था जिसमें उनको 14% तक पॉपुलरिटी या 16% तक दिखा दी गई थी। अब मुझसे पूछिएगा, मेरे टेकर में कहीं भी वो उस तरह के मुद्दे दिख नहीं रहे हैं। आज के डेट में प्रशांत किशोर के पास जो भी वोट है, वो जो कैंडिडेट उनके रूप में चुने हैं उनके कारण उनको मिल रहा है, और बहुत ज्यादा उस तरह का परिवर्तन करते हुए नहीं दिख रहे हैं बिहार की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं जातियां एक पार्टी के द्वारा बनी है। यदि यही भारतीय जनता पार्टी से फॉरवर्ड क्लास नाराज होता तो जन स्वराज पार्टी के साथ वो जुड़ता। वो जुड़ते हुए नहीं दिख रहा। किसी भी तरीके से आप 2% 1% वोट कहीं से काट कर लाते हैं तो उससे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। यदि गुजरात चुनाव का यदि हम लोग देख ले 2022 का, तो वहां पे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 11-13% वोटों का उसने नुकसान पहुंचाया। तो जब तक आप इतने परसेंटेज माने 10% से ऊपर वोटों का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आप किसी पार्टी को हानि नहीं पहुंचा सकते। उसी तरह से आरजेडी को जीतने के लिए कम से कम 6-7% अपने वोटों में इजाफा करना पड़ेगा। तो वो इजाफा कहां से होगा? किसी आप दूसरे जातियों को जोड़ेंगे तब, जो अभी होते हुए नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, लालू यादव की शासन करने का एक अपना स्टाइल था। आम लोगों को समझते थे, उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों से लोगों को उठा कर लाए, उनको बाइक दिए, 10-20 हजार रुपया का वसूली करवाना शुरू कर दिए। लोगों को एक तरह से कहिए कि जीने खाने का उन्होंने व्यवस्था कराया। और वो क्या करते थे, उनको भगवान लगने लगे कि लालू यादव हमारे लिए भगवान है। मोटरसाइकिल पे झंडा गाड़ते थे, घरों घरों में प्रचार करते थे। कहीं न कहीं से उनकी आमदनी के लिए व्यवस्था करा दिए थे। वही काम आम आदमी पार्टी ने यहां भी किया था, और वही काम ममता जी ने अभी बंगाल में कर रही है। तो जब तक आप इस तरीके की व्यवस्था करके शासन के अंदर नहीं आएंगे, तब तक आपके लिए कैसे कहा जा सकता है कि आप सत्ता के करीब हैं? तो जातियां बदलते हुए मुझे नहीं दिख रही है, और यही कारण है कि जन स्वराज पार्टी भी, जो नई पार्टी आई है, भीड़ जुटाने का उनका रिकॉर्ड है, बड़ी बड़ी गति से चलने का रिकॉर्ड है, वो भी मुझे कोई प्रभावित करते हुए बिहार में उसमें नहीं दिखते। मुख्यमंत्री के तौर पे आज भी नीतीश कुमार सबसे बड़े पसंद बने हुए हैं, और इसलिए बने हुए कि 20 साल तक उनके इर्द गिर्द कोई नेता आ नहीं पाया। कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे आरजेडी से तेजस्वी थे, लेकिन चिराग पासवान और उनमें आज भी देखिएगा तो वोट परसेंटेज का काफी मारामारी चल रहा है, और 1 या 2% ही वोट परसेंटेज से ऊपर आज तेजस्वी उनसे पॉपुलरिटी के ऊपर में है। ठीक है, अब तो ये स्थिति बनी हुई है। दो पर्सनैलिटी जो इस चुनाव के अंदर बहुत मैटर करती है। क्या निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़े या न लड़े, हो सकता है पिताजी की तरफ बैकडोर से आए, लेकिन वो इस बार चुनाव के बाद की भूमिका उनकी तय है कि वो भूमिका निभाएंगे। चुनाव की पहले की भूमिका के बारे में मैं दीपक जी कंफर्म नहीं हूं कि वो क्या करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद उनकी राजनीति में एंट्री जरूर होगी, ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर, मैंने बोला ना कि वो वोट नहीं काट रहे हैं। यदि कहीं पे किसी कैंडिडेट को खड़ा किया है और वो कैंडिडेट का सिलेक्शन अच्छा कर रहे हैं कि वहां पे जो पैसा लगा ले, जो लोगों के साथ मोबिलाइज कर ले कि वोट कैसे करना है, तो जिस जातिया का जहां खड़ा कर रहे हैं तो उसके वोट कट रहे हैं। इसीलिए किसी पार्टी विशेष का वोट होते हुए उनसे मुझे नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मैं कई बार सोचता हूँ कि आईआईएम और ये आईआईटी इनको सर्वे करना चाहिए, नीतीश कुमार जी बदलते कब है। आपने कोई सर्वे किया कि नीतीश कुमार जी अभी कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, क्या सोच के उनका दिमाग परिवर्तित होता है? नहीं, मैंने देखिए, कुछ भी कहिए, नीतीश कुमार आज के तारीख में बिहार में एक बड़े चेहरा है। राजनीतिक समझ उनके पास बहुत ज्यादा है। समय के हिसाब से वो जानते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, जब चाहे बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है या मुझे हटा भी सकती है। तो वो इस स्थिति में वो हमेशा अपने पास सत्ता को केंद्रित करने के लिए ये इस तरह के क्या रणनीति को अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई घबराहट में या कोई इस तरह के, वो बहुत चालाक, कहिए कि पॉलिटिशियन कहा जाता, बुद्धिमान, वो बुद्धिमान पॉलिटिशियन है। और वो को पता है कि मैं आज जो ये स्टेप उठा रहा हूं उसका कल क्या रिजल्ट होगा, और उसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं कि मुझे आरजेडी के साथ जाना है कि क्या है, और आरजेडी ले या न ले,
आरजेडी ने जो बार बार नीतीश जी आ रहे हैं, नीतीश जी आकर कहकर नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में अपने आप को स्थापित करवा दिया उन्होंने नीतीश जी को, कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि भाई बार बार तेजस्वी बोल रहे हैं, लोगों का मिलना हो रहा है, ये रहा, कहीं नीतीश जी फिर न चले जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इन डर से अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खींचती है, और ये नीतीश जी को पता है कि किस तरीके से राजनीति करनी है बिहार में। यदि हमारी अपनी बहुमत नहीं है तो मैं मानता हूं कि वो बड़ी समझदार पॉलिटिशियन है, और बिहार में उनसे बड़ा चेहरा आज के डेट में मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। आपसे इस तरह की गपशप और भी होती रहेगी, क्योंकि बिहार चुनाव का तो बड़ा वक्त है, और मुझे पता है आप समय समय जी पर बहुत अच्छे सर्वे करते हैं। 5 मई को वक्फ के ऊपर भी कोर्ट के अंदर हियरिंग आने वाली है। आप बता रहे थे कि जी आपने मेटराइज ने वक्फ के ऊपर भी एक सर्वे किया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत और गपशप इसी तरह चलती रहेगी, और इसको एक साप्ताहिक कार्यक्रम बना लेते हैं, ताकि आपसे 10-15 मिनट 20 मिनट बात करें, उसके आधार पर जनता को बता सकें कि वाकई देश में सर्वे के हिसाब से या फिर मेथोडोलॉजी के हिसाब से ट्रेंड क्या चल रहा है, सेफोलॉजी क्या कह रही है। आप हमेशा की तरह जुड़े, आपने इतनी शानदार बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।